हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक शिक्षा। हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि कैसे आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ भारत में हुआ। इसमें हमने आंग्ल प्राच्य विवाद की बात की थी। मैकाले ने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया उसकी बात की थी। ब्रिटिश मिशनरियों का योगदान कैसे रहा। 1813 की में जो चार्टर अधिनियम था उसमें क्या चेंजेस आए। तो हम देखते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत थी वो भारत में किसी एक नीति से नहीं हुई, अपितु धीरे धीरे समय के अनुसार जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आते गए, अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन आए या मिशनरियों की नीतियों में परिवर्तन आए, उसका एक मिला जुला रूप हमारे आधुनिक शिक्षा के रूप में देखने को मिलता है। तो हम पिछले टॉपिक में हम बात कर चुके हैं मैकाले की शिक्षा नीति की। उसके बाद जो अगला जो प्रमुख विधान आता है या प्रमुख चेंजेस आता है वो है 1854 का चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। 1853 में चार्टर के नवीनीकरण के अवसर पर एक संसदीय समिति नियुक्त की गई थी। समिति के सुझावों के आधार पर 19 जुलाई 1854 को कंपनी के संचालकों ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रधान थे वो कौन थे? चार्ल्स वुड। इसीलिए उनके नाम पर यह आदेश पत्र घोषित हुआ। यह 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों की योजना आदि पर विस्तार से उल्लेख किया गया था। इसमें जो निम्नलिखित सुझाव थे उसके प्रमुख बिंदु ये हैं। पहला था शिक्षा विभाग, दूसरा विश्वविद्यालय, तीसरा श्रेणीबद्ध विद्यालयों की स्थापना, चौथा निजी शिक्षा के प्रयासों को प्रोत्साहन, पांचवा शिक्षक प्रशिक्षण, अगला है तकनीकी विद्यालयों की स्थापना, उसका अगला है कन्या पाठशालाओं का निर्माण। इसको हम विस्तार से देखेंगे। पहला पॉइंट जो है वो शिक्षा विभाग। शिक्षा को सुचारू रूप में संचालित करने के लिए उस समय कंपनी के अधीन 5 प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना का सुझाव दिया गया। इस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी का पद लोक शिक्षा निदेशक रखा गया और उसके नीचे अनेक शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की। अगला जो पॉइंट आता है वो है विश्वविद्यालय। भारतीयों की उच्च शिक्षा के लिए लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर कलकत्ता और बंबई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या दिया गया? सुझाव दिया गया। आवश्यकता समझने पर मद्रास या भारत के अन्य स्थान पर ऐसा ही एक और विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया। इनमें विश्वविद्यालयों का मुख्य कार्य क्या था? परीक्षा लेना और डिग्री देना रखा गया। अगला जो पॉइंट था वो था श्रेणीबद्ध विद्यालयों की स्थापना। शिक्षा को व्यापक रूप देने के लिए संपूर्ण भारत में श्रेणीबद्ध विद्यालयों की स्थापना का घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया। यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालयों तथा उनमें संबद्ध महाविद्यालयों की स्थापना के बाद हाई स्कूलों तथा देसी स्कूलों को भी उनसे जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार शिक्षा के उच्चतम शिखर पर विश्वविद्यालय होंगे और निम्नतम स्तर पर कौन होगा? देसी पाठशालाएं। और उनमें तारतम्य स्थापित करने के लिए हाई स्कूल तथा मिडिल स्कूलों की श्रृंखला जोड़ दी जाएगी ताकि शिक्षा के लिए विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। अगला जो पॉइंट है वो है निजी शिक्षा के प्रयासों को प्रोत्साहन। शिक्षा के विस्तार के लिए काफी धन की आवश्यकता थी जिसे कंपनी नहीं दे सकती थी। अतः सुझाव दिया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं की स्थापना का स्वागत किया जाए और निजी शिक्षा के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा सहायता की पद्धति लागू की जाए। अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षक प्रशिक्षण। घोषणा पत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया कि बिना न्यूनतम प्रशिक्षण के शिक्षक शिक्षा कार्य के योग्य नहीं हो सकते। अतः सुझाव दिया गया कि भारत के हर प्रांत में शिक्षक प्रशिक्षक विद्यालय खोले जाएं। अगला जो पॉइंट था वह थी तकनीकी विद्यालयों की स्थापना। इसमें कहा कि व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को इसमें स्वीकार किया गया और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके साथ ही कन्या पाठशालाओं का निर्माण। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कन्या पाठशालाओं का निर्माण किया जाए, यह महत्वपूर्ण बात की गई थी। और ये कहा गया था कि शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। इसका जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट वो था कि अधोमुखी की निस्पंदन सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। ये नई शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी नमूने की दास्तापूर्ण अनुभूति थी। चार्ल्स वुड के पत्र की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई।
पुरानी शिक्षा परिषद और लोक शिक्षा समिति के स्थान पर 1855 में लोक शिक्षा विभाग स्थापित कर दिया गया। तीनों विश्वविद्यालय कहाँ मुंबई, कलकत्ता और मद्रास 1857 में अस्तित्व में आ गए। 1854 के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। इसमें व्यापक साक्षरता के आदर्श को स्वीकार नहीं किया गया था। इसमें विभिन्न वर्गों की शिक्षा को अंतर करने वाले परंपरागत विक्टोरियाई आदर्श पर बल दिया गया था। अतः शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर नहीं प्रदान किए गए। ये घोषणा पत्र भारत के कल्याण से प्रेरित नहीं था। इसमें भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का एक संभारक तथा इंग्लैंड के तैयार माल में उपभोक्ता के रूप में देखा गया था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय ब्रिटिश काल के उपभोक्ता बने और सरकारी नौकरियां देकर उनकी क्या की जाए, उनकी समिति प्राप्त हो जाएगी। वुड का ये घोषणा पत्र उन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित था। इसका उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना नहीं था जो नेतृत्व करना सिखाए, भारत का औद्योगिक विकास करे, मातृभूमि की रक्षा करने सिखाए, अर्थात जो किसी स्वतंत्र राष्ट्र के निवासियों के लिए अपेक्षित हो, ऐसी शिक्षा का प्रावधान इसमें नहीं किया गया। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित जो विधियां थी, जो आदर्श थे, उनको लगभग 30 वर्षों तक भारत में माना गया। इसी काल में भारत में शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यकरण हुआ और बहुत सी संस्थाएं स्थापित की गई। अर्थात हम देख सकते हैं कि जो चार्ल्स वुड का प्रमुख उद्देश्य क्या था, वो था कि उसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत में नेतृत्व का विकास हो या भारत में लोगों को उच्च शिक्षा मिले या मातृभूमि की रक्षा करना सीखे। उसका जो प्रमुख जो उद्देश्य वो था कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उसके बाद अगला जो आता है शिक्षा में महत्वपूर्ण जो पड़ाव आता है, वो होता है हंटर शिक्षा आयोग। 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया। एक कारण यह भी था कि इंग्लैंड में मिशनरी ये प्रचार कर रहे थे कि भारत में शिक्षा चार्ल्स वुड के पत्र के प्रस्ताव के अनुसार नहीं हो रही है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि आयोग ऐसे सुझाव दे जिससे भारत में लोक शिक्षण की निम्न शाखाएं एकत्रित होकर आगे बढ़ सकें, अर्थात समस्त भारत के प्राथमिक शिक्षण अध्ययन की समीक्षा की जाए और इसका सुधार और विस्तार किया जाए। इस आयोग का काल विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था। ठीक है, आपने देखा कि जब 1854 का चार्ल्स वुड था, उसमें सारी बातों पे विश्वविद्यालय की शिक्षा पे ध्यान दिया गया था या निजी शिक्षा पे ध्यान दिया था, महिला शिक्षा पे ध्यान दिया गया था। लेकिन हंटर शिक्षा जो आयोग था वो पूर्ण रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इसकी जो प्रथम सिफारिश थी वो थी हाई स्कूल में 2 प्रकार की शिक्षा दी जाए। हाई स्कूल में 2 प्रकार की शिक्षा का अभियोजन किया गया। एक साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में सहायक हो तथा दूसरी व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई। दूसरा था प्राथमिक शिक्षा में सुधार। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुधार तथा विकास की ओर इसमें इन्होंने कहा कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाना। तीसरा था प्राथमिक भाषा में शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए और इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों का भी स्वागत किया जाना चाहिए। अगला था प्राथमिक शिक्षा पर स्थानीय नियंत्रण। प्राथमिक शिक्षा पर जो नियंत्रण था वो स्थानीय प्रशासन संस्था जैसे जिला परिषद तथा नगर बोर्डों को सौंप दिया जाए और इन्हें शिक्षा के लिए उपकर लगाने की शक्ति भी दी जाए। अगला पॉइंट था नैतिक शिक्षा पर बल। धर्म को आवश्यक मानते हुए, धर्म में मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए एक पुस्तक तैयार करवाने का सुझाव भी इस आयोग में दिया। इसका उद्देश्य छात्रों को नैतिक शिक्षा देना था। आयोग की सिफारिशों से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें प्राथमिक शिक्षा में संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया गया था तथा भारतीय शिक्षा को विकास तथा सुधार तक महत्वपूर्ण सुझाव इसमें दिए गए। आयोग ने सरकार को शिक्षा भार से मुक्त होने की भी सुझाव देकर भारतीयों की शिक्षा क्षेत्र में अग्रसर होने को प्रेरित किया। अतः हम देखते हैं कि जो हार्टोग समिति अंतर शिक्षा जो आयोग था वो पूर्ण रूप से प्राथमिक शिक्षा की उन्नति पर निर्भर था। अगला पड़ाव आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। सितंबर 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में समस्त भारत में उच्चतम शिक्षा व विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए जो शिक्षा के सभी पक्षों से संबंधित थे।
इसके उपरांत एक आयोग सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति को क्या था, अनुमान लगाना था और उनमें संविधान तथा कार्यक्षमता के विषय में सुझाव देना था। इसके सुझाव निम्नलिखित थे। पहला था विश्वविद्यालयों में आधारभूत ढांचा का विकास किया जाए। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अध्ययन तथा शोध के लिए प्राध्यापकों तथा व्याख्याताओं की नियुक्ति का प्रबंध करें, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय स्थापित करें और विद्यार्थियों को सीधे शिक्षा देने का भार अपने ऊपर लें। दूसरा था उप सदस्यों की संख्या निर्धारित करना। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम अथवा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये उप सदस्य आजीवन न रहकर केवल 6 वर्ष के लिए ही होने चाहिए। अगला पॉइंट था कि उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर वीटो दिया गया। अगला पॉइंट था कि सरकार सीनेट द्वारा बनाए नियमों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती थी और यदि चाहे तो नए नियम भी बना सकती थी और इस अधिनियम द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण अधिक कड़ा कर दिया गया। विधान परिषद के अंदर और बाहर राष्ट्रवादी तत्वों ने इस अधिनियम की कड़ी आलोचना की और यहाँ तक कि 1917 में सैडलर आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि 1904 के अधिनियम से भारतीय विश्वविद्यालय सबसे अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे। अगर हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी उसने उसको विश्वविद्यालयों पर भी थोपा और विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा दिया गया। अगला जो महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में आता है कदम, वो था सैडलर आयोग 1917 से 1919। इसके अध्यक्ष M.E. सैडलर थे। इसमें 2 भारतीय सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी शामिल थे। इस आयोग की सिफारिशें प्रमुख थी। इसमें जो ये देखते हैं कि 12 वर्ष स्कूल शिक्षा, स्नातक स्तर पर 3 वर्ष शिक्षा, ऑनर्स का प्रावधान, महिला शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा, ये सारी सैडलर आयोग में दी गई थी। अगला जो आपका आता है वो है हार्टोग समिति। जो हार्टोग समिति थी 1929। शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ने से अनिवार्य रूप से ही शिक्षा के स्तर में कमी आई। शैक्षणिक पद्धति के प्रति असंतोष बढ़ा। इसलिए 1929 में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। इस समिति की जो सिफारिश थी वो इस प्रकार थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया, परंतु शीघ्र प्रसार अथवा अनिवार्यता की निंदा की गई। दूसरा था माध्यमिक शिक्षा के विषय में कहा गया कि इसमें मैट्रिक परीक्षा पर ही बल है। बहुत से अनुचित विद्यार्थी इसका विश्वविद्यालय का मार्ग समझते हैं और इसलिए सिफारिश की गई कि ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को मिडिल स्कूल स्तर पर ही रोका जाए और कॉलेज प्रवेश पर रोक लगाई जाए, उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। अगला था विश्वविद्यालय शिक्षा की दुर्बलताओं की ओर भी इसने ध्यान आकर्षित किया और विवेकहीन प्रदेशों की आलोचना की गई, जिसमें स्तर गिरते हैं। ये सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया जाए और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं उन्हें ही उच्च शिक्षा दी जाए। अर्थात हार्टोग समिति ने यह कहा कि विश्वविद्यालय की शिक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाए जो उच्च स्तर की शिक्षा चाहते हैं। बाकी जो दूसरे जो मिडिल उसके बच्चे हैं, जो व्यवसायिक जानते हैं, तकनीकी शिक्षा चाहते हैं, उनको माध्यमिक लेवल पर रोक लिया जाए और उनको अलग से व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा दी जाए। अगली महत्वपूर्ण योजना जो शिक्षा पर थी वो थी वर्धा योजना। इसको बुनियादी शिक्षा की योजना भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने अपने विचारों को हरिजन समाचार पत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाया और वर्धा में शिक्षा से संबंधित एक सम्मेलन बुलाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने इस योजना का खाका तैयार किया। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत बालकों को उपयुक्त ढंग से उत्पादक कार्यों के माध्यम से शिक्षित करने का था। इसके अंदर छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व की साक्षरता का मिशन रखा गया। विद्यार्थियों को 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना इसमें जरूरी था। शारीरिक कार्य के प्रति आदर की भावना इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। महात्मा गांधी का विश्वास था कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने में सफल होगी और समाज में क्रांति का मार्ग प्रशस्त होगा। ये आशा की गई थी कि
बुनियादी शिक्षा गांव तथा शहर के बीच स्पष्ट संबंध का आधार तैयार करेगी और विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव को खत्म कर देगी। इससे कालांतर में ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त पैसा प्राप्त हो जाएगा। किंतु सेकंड विश्व युद्ध के चलते मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र की वजह से ये योजना खराब हो गई या खटाई में पड़ गई। तो हम देखते हैं कि जो गांधी जी ने जो योजना चलाई, उनका यह मानना था कि शिक्षा जो दी जाए उसमें एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं है, उसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी श्रम का कार्य कर सकता है। इसमें यह कहा कि जो शारीरिक श्रम के जो कार्य हैं उनको महत्व ही नहीं समझा जाना चाहिए, अपितु वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना सरकारी नौकरी करना या अफसर बनना। ये गांधी जी का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने 2 शताब्दियों के शासनकाल में अंग्रेजों ने राष्ट्रीय शिक्षा की कोई एक नीति निर्धारित नहीं की, अपितु भारतीय शिक्षा के बारे में उनकी नीति में हमेशा परिवर्तन आते रहे। ठीक है, उनका उद्देश्य हमेशा अपर्याप्त और अनिश्चित ही रहा और जो कुछ भी उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए उन्हें इंग्लैंड के दृष्टिकोण और उसी के मापदंड से क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने उच्च कोटि के शिक्षकों को तैयार करने या उन्हें राष्ट्रीय हित में शिक्षा की समस्याओं पर सोचने और काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया। अर्थात हम देखते हैं जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं आधुनिक शिक्षा की नीति का, तो हम देखते हैं कि जो अंग्रेजों ने जो नीति चलाई उनका वो भारतीयों के हित के लिए नहीं थी, अपितु वो उनके स्वयं के हितों के लिए थी। और इसी प्रकार से उन्होंने समय समय पर विश्वविद्यालय की शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा हो या शिक्षा की लैंग्वेज क्या हो, इस बारे में उनका दृष्टिकोण क्या था, ब्रिटिश दृष्टिकोण था। वो देखते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसको फ़ायदा हो, ब्रिटिश को फ़ायदा हो, अंग्रेजों को फ़ायदा हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं इससे भारतीयों को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि भारतीय जो उच्च शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की उससे उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया, जो क्रांतिकारी विचारों का अध्ययन किया और कहीं नहीं कहीं वो हमारे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो कहीं न कहीं इन पाश्चात्य जो शिक्षा हमने ग्रहण की उसका भी रहा। तो चूंकि अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ये सब चलाया था, लेकिन इससे हम भारतीयों को भी महत्वपूर्ण फायदा हुआ। हम भी आधुनिक विचारों से, आधुनिक विज्ञान से जान पाए, जिनसे हम अनभिज्ञ थे उनसे हम भिज्ञ हो पाए। अतः आधुनिक शिक्षा की हमें बहुत अधिक आवश्यकता थी। और पर इसमें ये जरूर कह सकते हैं कि यदि इसके साथ साथ हमने अपनी पाश्चात्य जो शिक्षा थी, जो संस्कृत था, जो अरबी का ज्ञान था, उसको भी महत्व दिया होता तो वो एक कोने में वो ज्ञान जो इकट्ठा होकर रह गया है या जो एक जिसका विकास नहीं हो पाया है वो नहीं होता। हम उससे और अधिक मात्रा में और अधिक विस्तार कर सकते थे, लेकिन चूंकि अंग्रेज अपना फायदा देख रहे थे इसलिए उन्होंने उसको एक क्षितिज पे रख दिया और बाकी अपना अंग्रेजी का ही प्रसार किया। थैंक यू।